हेलो फ्रेंड्स। हाय गाइस, सब कैसे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है आपकी। बाल विकास और सीडीपी। बाल विकास और सीडीपी। पहले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, पहले प्रश्न पर बात करते हैं। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। अलग अलग क्या है, ट्रिक या तरकीबें, अलग अलग तरीकों के बारे में सोच विचार करती है। तो ये निम्न में से किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? बात कर लेते हैं, ये किसका प्रतीक है? अल्प बोधगम्यता, मानसिक क्षति, अपसारी सोच या अभिसारी सोच। हम बात कर लेते हैं। रीना कक्षा में किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए नए से नए तरीके या ट्रिक या विचार डिस्कस कर रही है कि कक्षा में समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें कौन सा आएगा? अल्प बोध गया आएगा, मानसिक क्षति आएगी, या अपसारी सोच आएगी, अपसारी या अभिसारी सोच। तो बात कर लेते हैं इसमें इसका प्रश्न कौन सा सही है। तो हम बात कर लेते हैं इसका तीसरा, अभिसारी सोच। ये आपका सही है, अभिसारी सोच। देखिए, अभिसारी चिंतन, जिसे अक्सर पार्श्व चिंतन के रूप में भी जाना जाता है। एक समस्या के लिए कई अधिक विचार या समाधान प्रक्रिया भी है। देखिए, अभिसारी सोच क्या है? ये उन समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक है, जैसे चिंता को संदर्भित करना, जिसमें मस्तिष्क समस्या का समाधान करना। ये सभी संख्याओं या श्रृंखलाओं का आधारित है और इसमें सारी समस्याओं का सॉल्व किया जा सकता है। किसमें? अपसारी सोच में। सारी समस्याओं का समाधान किसमें किया जा सकता है? अपसारी सोच में। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका कोलबर्ग। देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मार्कर सही नहीं चल रहा। मार्कर दे है, कौन सा कलर डिसाइड करें मार्कर का। चलिए, दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? कानून आदेश पालन अभिविन्यास। देखिए, कानून आदेश पालन अभिविन्यास, ये भी ठीक नहीं चल रहा। सिंपल सा ले लो, ये सही चलेगा। या आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, सामाजिक समझौते, व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। किसने कहा था? कोलबर्ग ने कहा था। नैतिक विकास सिद्धांत तीसरे स्तर का पारंपरिक सामाजिक। देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर पारंपरिक नैतिक विकास की दूसरी व्यवस्था क्या है? तो हम दूसरी बात कर लेते हैं। हम इसका आंसर, अगर कानून आदेश के विन्यास करें तो ये गलत है आपका। अगर आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ये तीसरा सही है, क्योंकि सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। पारंपरिक नैतिक या नैतिकता विकास का दूसरा चरण होता है। पारंपरिक क्या है? नैतिकता या नैतिक का दूसरा विकास होता है। ये सही या गलत को संबंधित सामाजिक नियमों को दर्शाता है। अगर हम पारंपरिक स्तर की बात करें तो अधिकांश किशोर व वयस्क हमें मूल्यवान वयस्क रोल मॉडल या नैतिक के विकास में दर्शाता है। अगर प्राधिकरण को
आत्मशास्त्र कहें तो, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो हमारा कौन सा, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार विन्यास। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य। देखिए, एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है, किस प्रकार समझा जाता है। छोटे वयस्क रूप में अभ्यास जीवन के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत हो, अपने पर्यावरण को समझने की जिज्ञासा लिए हुए, या निष्क्रिय प्राणी के रूप में। तो एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार का समझा जा सकता है। तीसरे प्रश्न में बात चल रही है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसका छोटे वयस्क के रूप में पहला आंसर सही है, ये सही है। इसके बारे में देखिए रचनावादी रूपरेखा या परिप्रेक्ष्य इस विचार पर आधारित है, सार्थक अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने स्वयं को ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह रचनावादी रूपरेखा का केंद्रीय विचार यह है कि शिक्षार्थी चीज़ों का अनुभव करके एवं उन्हें अनुभव पर चिंतन करके सीखते हैं। जैसा कि इनके हम देख लेते हैं, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील या छोटे वैज्ञानिक एवं सार्जक या समस्या समाधान व अन्य वैज्ञानिक अन्वेषक या सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से ज्ञात के निर्माण। तो ये है आपका रचनावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्षर भ्रामित होता है। ये किसके प्राथमिक लक्षण हैं। शैक्षिक असहायता, लेखन विफल, पठन विफल या स्वालीनता बीकर। तो क्या हो सकता है इसमें, कौन सा आंसर सही है। अगर वो 16 के स्थान पर, वो 61 के स्थान पर 16 लिख रहा है और बी को डी लिख रहा है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका पठन विफल तीसरा सही है। देखिए डिक्सेलिया ये पठन की ही अक्षमता है जो मानसिक मंदता, मस्तिष्क क्षति व बुद्धि की कमी को कारण नहीं है। यह आँखों या कानों से प्राप्त छवियों को समझने में योग्य भाषा में अनुवाद करने में मदद करता है। डिक्सेलिया में पीड़ित बच्चों के लक्षण होते हैं। डिक्सेलिया में पीड़ित बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा व लिखेगा, अक्षरों या शब्दों या संख्याओं को उलट देता है। अगर बच्चा पाठ में नहीं बल्कि पढ़ते छोड़ते या शब्द छोड़ते समय अनुमान लगाने का प्रयास करता है। तो क्या है, ये सब डिक्सेलिया से ही संबंधित है, पाठन विफल से ही संबंधित है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। देखिए, एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। निर्माणात्मक आकलन, मानकीकृत एवं समरूप आकलन, संकलनात्मक आकलन, एक आयामी आकलन। रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। तो बात कर लेते हैं इसकी। पहला प्रश्न सही है, निर्णयात्मक आकलन क्या है। देखो, मानकीकृत एवं समरूप आकलन तो हम नहीं कर सकते इसमें। संकलनात्मक आकलन ये भी नहीं है। देखिए, एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया रचना का। देखिए, एक रचनावादी कक्षा में इस विश्वास पर आधारित है कि अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी निष्कर्ष रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय वह ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। रचनावादी शिक्षण आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, प्रेरित एवं स्वतंत्र शिक्षार्थियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने
आप में आनंददायक व संतोषजनक है। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, शीलगुण अभिप्रेरणा या स्थिति विशेष अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो अपनापे गतिविधि जुड़ी है, जो अपने आप में आनंददायक हो या संतोषजनक हो, प्रेरणा की बात चल रही है इसमें। तो हम इसमें कौन सी कर ले, कौन सा सही है इसमें? तो आपने कर लिया होगा पहला सही है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब आप किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रेरित या ऊर्जावान महसूस करते हो, बहुत खुशी खुशी से हम काम करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत होता है, वो दूसरे शब्दों में आप किसी प्रकार के बाहर इनाम के विपरीत कुछ आंतरिक ड्राइव के कारण गतिविधि कर रहे हैं। आंतरिक प्रेरणा के साथ बाहरी प्रतिफल बना जाता है। और बाहरी प्रेरणा, देखिए बाहरी प्रेरणा क्या होती है? बाहरी प्रेरणा तब होती है जब आप किसी कार्य को करने के लिए या तो पुरस्कार अर्जित करने या सजा से बचने हेतु प्रेरित होते हैं। तो ये आपकी बाहरी प्रेरणा के मामले में आप कार्य को पूरा इसलिए नहीं कर रहे हो। बाहरी प्रेरणा ये है इस टाइप की। तो हमारी कौन सी? आंतरिक प्रेरणा है। 7वां प्रश्न, जीन पियाजे। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? समायोजन, संगठन, आत्मसातीकरण या अनुकूलन। या आपकी अनुकूलन क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा प्रश्न सही है। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? संगठन। क्या कहलाती है? संगठन। देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्मसात, आवास व संतुलन ऐसे तरीके से जिसके अध्ययन से बच्चे व अनुभवों को पहले से मौजूदा अनुमति संरचना और स्कीमा संगठन में एकीकृत करते हैं। या स्कीमा या संगठन में, स्कीमा या संगठन एक ही है। अब देखो स्कीमा बात जल्द कर लेते हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा भी चीज़ या प्रतिनिधित्व करने है तो स्कीमा पहले से मौजूद मानसिक मॉडल है। ये ज्ञान का एक निर्माण खंड है। इसे हमारे दिमाग में सोचना का कमरा या पैकेट भी कहा जाता है। स्कीमा को क्या कहा जाता है? ये हमारे दिमाग में सोचना का कमरा या पैकेट भी कहा जाता है। और आत्मसातीकरण क्या है? ये एक मौजूदा स्कीमा है। ये नई अवधारणा या अनुभव का जोड़ा है। और उदाहरण स्वरूप बच्चों का अंगूठा चूसना या प्रारंभिक बोझ यानी कि योजना है। और इसकी बात करें अनुकूलन क्या है? अनुकूलन के बारे में वो समायोजन क्या है? समायोजन ये एक अनुभव के अनुरूप मौजूदा स्कीमा का संशोधन है। और उदाहरण में जैसे बच्चा अपने चूसने के तरीके को संबोधित करता है, एक या एवं अन्य नए खिलौने चूसने में शामिल करता है। असंतुलन आत्मसात व समायोजन की प्रक्रिया द्वारा संज्ञानात्मक स्थिरता को संतुलन प्राप्त करता है। ये इसकी 8वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय रूपरेखा है जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है? सूचना को संगठित और रूपरेखा 8वीं बात चल रही है। कौन सा प्रश्न सही है? इसके बाद में दोस्तों हम 10 बजे लाइव रहेंगे। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मैथ का पेडागोजी पे। आप 10 बजे लाइव आना। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। कौन सा है? एक्स, इसका दूसरा है एक्सपोजिटरी मॉडल। दूसरा प्रश्न सही है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार एक्सपोजिटरी मॉडल एक अवधारणा ढांचा है। क्या है? अवधारणा ढांचा
जिसके अंतर्गत सूचनाओं को व्यवस्थित व्याख्या भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? अधिगम की प्रत्येक चरण में पुरस्कार देकर, पुरस्कार तो हम नहीं दे सकते, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, ये भी नहीं कर सकते। तीसरा, रटन तथा अभ्यास करके, ये भी नहीं कर सकते। विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, चौथा। देखिए, प्रभावशाली काफी हद तक समय, संदर्भ, सामग्री एवं कक्षा क्षमता जैसा आयामों पर निर्भर करता है। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक से जाना का अर्थ है कि बच्चों की वैचारिक समझ को, अपने स्वयं को, अनुभवों को जोड़ना, ताकि सीखने में प्रामाणिकता पैदा की जा सके एवं उन्हें विषय से परिचित महसूस कराया जा सके। इसलिए कक्षा सीखने का वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना उचित रणनीति होगा। 10वें प्रश्न बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है ये आपके, बहुत मोस्टली प्रश्न है। शिक्षा की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं, शिक्षिका से अपने विद्यार्थियों की क्या अपेक्षाएं होती हैं? विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती? यह तो गलत है, नहीं डालती। दूसरा आपका है, अपेक्षाओं का विद्यार्थियों का अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं होता, या बच्चों के अधिगम के लिए एक मात्र निर्धारक होता है। या 10वां क्वेश्चन, उनके अधिगम को महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अगर महत्व डालती है तो आपका चौथा प्रश्न सही है, क्योंकि इन्होंने कहा है एक शिक्षिका ही अपने विद्यार्थियों पर अपेक्षाओं का उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण भूमिका डालती है। देखिए, एक टीचर बच्चों पर या शिक्षिका अपने विद्यार्थियों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। हालांकि माता पिता, मित्र या रिश्तेदार एक छात्र की सराहना करते हैं या उसे नीचा दिखाते हैं। एक छात्र को नैतिक रूप से विकसित करने है तो शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, और शिक्षक सफलता या प्रसिद्ध प्राप्त करने है तो छात्रों का मनोबल भी बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 प्रस्तावित करती है, क्या करती है? विद्यालयों की पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु कटौती, या विद्यार्थियों की पाठ्य चर्चा के लचीलेपन को बढ़ावा देना? 11वां प्रश्न, ये आपका तीसरा ऑप्शन है, रटन अधिगम को महत्व देना या विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। अगर हम बात कर लें इसमें ऑप्शनों की बात कर लें, ऑप्शन ही है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा प्रश्न सही है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, विद्यालय की पाठ्य चर्चा के लचीलेपन को बढ़ावा देना, तो इसकी हम बात करें तो ये भी सही है। और रटन विद्या को, ये तो नहीं हो सकता। विद्यालय की पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु कटौती, ये भी नहीं हो सकता। और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, तो ये बात कर लो हमारा ये चौथा भी सही है। देखिए, एनईपी 2020 की बात कर लेते हैं। एनईपी क्या है? देखिए, ये नीति छात्रों को बहुत अधिक लचीलापन व सुविधा प्रदान करेगी। ये संस्थाओं के लिए भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थाओं के समक्ष रखने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। 10+2 स्कूल पाठ्य का पुनर्गठन इस व्यापक नीति की प्रमुख विशेषता में से एक है। ये शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यापार बनाएगा। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को उचित महत्व दिया गया है, खासकर हमारे जैसे देश में जहां हमें अपनी विविधता पर गर्व है। ये सही दिशा में एक कदम था। एकल नियामक निकाय होने से शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण व निगरानी करने है तो उसे अधिक संचालित व कुशल बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी
शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए हमें नहीं निकालना है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। रटन व पुनः स्मरण या प्रयोगात्मक भयवामी परिप्रेक्ष्य का, अगर हम 12वें प्रश्न की बात करें, देखिए प्रयोगात्मक शिक्षा शास्त्रीय पद्धति में रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हम बात कर लें उपयुक्त नहीं है। तो हम शिक्षा शास्त्रीय पद्धति में रचनावादी कक्षा लिए उपयुक्त की बात कर लें तो प्रयोगात्मक तो है, बहुआयामी परिप्रेक्ष्य प्रोत्साहन ये भी है, सामूहिक सहयोग ये भी है। तो हम बात कर लेते नहीं है, मतलब पहला नहीं है, पहला नहीं है 12वें का। क्योंकि रचनावादी कक्षा की गुणवत्ता उसकी संवेदनात्मक प्राकृतिक है। ये रचनावादी कक्षा में प्रामाणिक छात्र छात्रा एवं छात्र शिक्षक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ये प्रत्यक्ष निर्देश कक्षा में शिक्षक की बातचीत पर केंद्रीय रचनावादी कक्षा में छात्रों को उद्देश्यपूर्ण बातचीत करता है। नेक्स्ट प्रश्न 13वां प्रश्न, विकास है एक आयामी, परिवर्तनीय है, अनुवांशिकता रूप से पूर्व अभिक्रामित या एक दिशा ही। अगर हम विकास की बात करना तो क्या है आपके परिवर्तनीय है, क्योंकि विकास आपका परिवर्तन होता ही रहता है। अब देखिए परिवर्तनीय क्या है। विकास एक व्यापक शब्द है। विकास क्या है? एक व्यापक शब्द है, विभिन्न चीज़ें शामिल हैं, फलत या परिवर्तनीय। उदाहरण के तौर पर ये तौर पर सीखना, समाजीकरण, यात्रा, शिक्षा, समूह कार्य, नौकरी आदि ये सभी मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसी भी सिद्धांत या कारक पर आधारित नहीं होता। क्या विकास? 14वें प्रश्न बात कर लेते हैं। एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? देखिए अध्यापक और छात्र की क्या भूमिका होती है। अध्यापक क्रियाशील परंतु छात्र निष्क्रिय होते हैं। छात्र क्रियाशील परंतु अध्यापक निष्क्रिय, या कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, या अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। निष्क्रिय शब्द आया है इसमें एक रचनावादी कक्षा में, तो हम बात कर लेते हैं। एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? तो अध्यापक क्रियाशील परंतु छात्र निष्क्रिय, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। और एक छात्र क्रियाशील परंतु अध्यापक निष्क्रिय, ये भी नहीं हो सकता। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय, ये भी नहीं हो सकता। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, तो क्रियाशील मतलब दोनों ही वर्क करते हैं। तो हमारा 14वां का चौथा प्रश्न सही है, क्योंकि रचनावादी कक्षा में ध्यान शिक्षक से छात्रों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। कक्षा अब ऐसी जगह नहीं है जहां शिक्षक विशेषज्ञ निष्क्रिय छात्रों में ज्ञान डालता हो, जो खाली बर्तन भरने की प्रतीक्षा करते हैं। रचनावादी मॉडल में छात्रों में सीखने की अपनी प्रक्रिया रूप से शामिल होने का आग्रह किया जाता है। रचनावादी कक्षा में शिक्षक व छात्र दोनों ज्ञान को उस दुनिया के एक प्रगतिशील, हमेशा बदलते दृष्टिकोण के रूप में सोचते रहते हैं। 15 प्रश्न, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखता है? सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? निष्क्रिय समाजीकरण, परिपक्वता, द्वितीयक समाजीकरण या प्राथमिक समाजीकरण? इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए सीखने की वह प्रक्रिया कहलाती है, देखिए जिसमें बच्चा पहले कहाँ पर सीखता। अगर पहले हम बात करें तो पहला बच्चा समाज संस्थाओं में प्रवेश करके सीखता है। उसके बाद में बच्चा जब स्कूल आता था, स्कूल में क्या आता है? स्कूल में कहलाता है द्वितीय समाजीकरण। तो इसमें कौन सा हमारा द्वितीय समाजीकरण कहलाता है? क्योंकि देखिए प्राथमिक समाजीकरण वह होता है जब बच्चा एक परिवार विशेष संस्कृति के सदस्यों के रूप में व्यक्ति के लिए दृष्टिकोण, मूल्य और कार्यों को सिखाता है।
द्वितीय सामाजिकरण सीखने की स्कूल इस प्रक्रिया को संदर्भित करता है और समाज के भीतर ही वह सीखता है। 16वां प्रश्न, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा इसको इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। देखिए, इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन, अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन, अगर इसकी फोल्डिंग क्या है, और सहपाठियों संग साझा शिक्षण, तत्परता के संकेत, यह भी सही है, यह भी ठीक है। रटन स्मृति या अनुकरण के लिए कौशल प्रदर्शन, तो हमारा ये भी सही है। तो इसकी बात कर लें, चौथा ये नहीं है। देखिए ये है क्या, स्केल फोल्डिंग एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें धीरे धीरे प्रशिक्षण की सहायता से छात्र अपनी समझ को बढ़ाते हैं। ये कई तरह के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। पहला, सहायक प्रदान करना, मॉडल कौशल। तीसरा, आपका ज्ञान साझा करना। चौथा, आपका प्रश्न पूछना। पांचवा, गति समायोजित करना। छठा, आपका रणनीति सिखाना। ये सभी छात्रों को अनंत अपने स्वयं के सिखाने का स्वामित्व लेने हैं और स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। 17वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित है? शिक्षा में रुचि, मित्रों का चयन, आंखों का रंग। अगर अनुवांशिक की हम बात करें तो हमारा तीसरा सही है, आंखों का रंग ही हमारा अनुवांशिक का होता है। किसका अनुवांशिकता होता है? अब अनुवांशिकता क्या है हमारा? देखिए, आंखों का रंग किसी भी व्यक्ति में जीन, ये किस पे जीन पे डिपेंड करता है, डीएनए जिसे बोलते हैं डीएनए, क्योंकि आंखों के रंग में जुड़े अधिकांश जीन मेलेनिन नामक, देखिए मेलेनिन नामक पदार्थ बड़क के उत्पादन, परिवहन का भंडारण शामिल होता है। आंखों का रंग परितारिका के सामने की परतों में मेलेनिन की मात्रा व गुणवत्ता से सीधे संबंधित है। अगर हम भूरी आंखों वाले लोगों की परितारिका में बड़ी मात्रा में मेलेनिन होता है, जबकि नीली आंखों वाले लोगों में यह बढ़क बहुत कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, 18वां प्रश्न, देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है? बच्चों के आत्म केंद्रित का घोतक है, बच्चों को क्रियाकलापों और व्यापार का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देते हैं, या ये संकेत देता है कि संज्ञान भी आधारित नहीं होता। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है? प्रश्न 18 बात कर लेते हैं, निजी। तो बच्चों के आत्म केंद्र का घोतक, ये तो नहीं हो सकता। बच्चों के क्रियाकलाप और व्यवहार में अवरोधक, ये भी नहीं है। और देखते हैं तीसरे चौथे में, तो इसमें देखें जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, तो मतलब ये सही है। देखिए, एक छोटे बच्चे के भाषा को संदर्भित करता है, जो ये तो स्वयं को या दूसरों पर संदर्भित है, जिसे कभी कभी श्रोता द्वारा आसानी से कल्पना नहीं की जा सकती। आत्म व आत्म चेतन के संवर्धन में इसकी प्रमुख भूमिका है। ये आत्म व आत्म पारक के विकास में मुख्य पहलू निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 19वां, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों व कारों से जोड़ा जाता है। तो ये किसको दर्शाता है? किसको? जेंडर निरंतरता को, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर विविधता को। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप एक ऐसा सामान्यीकृत दृष्टिकोण है जो लैंगिक भूमिकाओं के बारे में पूर्व धारणा में जन्म से जन्मा है, जो महिलाओं को पुरुष से अलग करने को दर्शाता है। 20वां प्रश्न,
निम्नलिखित जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। जानकारी किस स्मृति में संगठित है? तो हम बात कर लेते हैं इसकी। अल्पकालिक स्मृति, संवैधिक, ऑपरेशन स्मृति या दीर्घकालिक स्मृति। तो यह है आपका दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति क्या है? देखिए, दीर्घकालिक स्मृति को आमतौर पर 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, स्पष्ट और निहिता। स्पष्ट याद है जिन्हें घोषणात्मक यादें भी कहा जाता है। किसको? स्पष्ट को कहा जाता है। वे सभी यादें शामिल होती हैं जो चेतना में उपलब्ध होती हैं। अब स्पष्ट स्मृति के आगे एपिसोडिक मेमोरी, विशिष्ट घटनाओं को या मिमेटिक मेमोरी, दुनिया के बारे में ज्ञान में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 21वां, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए 21वां प्रश्न है, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता का मतलब, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की अभिव्यक्ति जरूरतों को अनदेखी करना, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने की अक्षमता, यह आपका तीसरा, वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके अनुवांशिक दोषों को किया जा सकता नहीं, अनुवांशिक दोषों को नहीं किया जा सकता। तो इसका है, वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। तो हमारी क्या है 21वें का कौन सा प्रश्न आपका? बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखी करना। व्यवस्था, अगर व्यवस्था खराब है तो बच्चों की व्यवस्था खराब है, व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखी करना बच्चों की असफलता का ये कारण है। तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चों की विफलता के अंतर्गत उसके व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में स्कूली व्यवस्था की व्यवस्था का प्रतिबिंब माना जाता है। 22वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है आपकी ये। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटि को समझाने के लिए सही नहीं है? शिक्षण आदिगम में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह आदिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। दूसरा है आपका, शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। यह कक्षा में छात्रों ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, ये नहीं करता। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो हम बात कर लेते हैं, अगर हम बच्चों की ग्रेड की बात कर ले, ये बच्चों को ग्रेड और पद नहीं देता है, तो त्रुटियों में समझने में कौन सा सही है? तो हमारा ये तीसरा ही गलत है, क्योंकि बच्चों को इसमें ग्रेड नहीं दी जाती। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि लेने की, सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक है। शिक्षक को शिक्षार्थियों के सीखने की शैलियों के बारे में जागरूक होने में, उनकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें पूरा करने में मदद करता है, और यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये बच्चे को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सिखाने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठी द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, बी.आई. स्किनर का व्यवहारिक सिद्धांत, या लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या सिगमंड फ्रॉइड का मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत। तो हम 23वें प्रश्न बात कर लें, तो 23वें का आपका लेव वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत तीसरा। देखिए, लेव वाइगोस्की कौन है? सामाजिक, लेव वाइगोस्की सामाजिक सिद्धांत का दावा है कि वह सीखना एक अनिवार्य रूप है, सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें माता पिता देखभाल करने अपने
करने वाले साथी और व्यापक समाज संस्कृतियों को समर्थन करते हैं। संस्कृति सीखने महत्वपूर्ण, भाषा संस्कृति जड़ है एवं देखिए वाइगोत्स्की कहते हैं संस्कृति सीखने में महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा इन्होंने कहा है कि भाषा संस्कृति की जड़ है। तीसरा इन्होंने समझाया है व्यक्ति समुदाय में अपनी भूमिका के भीतर सीखने व विकसित होते हैं। 24वें प्रश्न देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्ति लक्षणों का निर्धारण, प्रतिस्पर्धा संस्कृति, संयोग अधिगम या मानकीकृत अनुदेशन। अगर हम 24वें प्रश्न बात करें तो व्यक्ति लक्षणों का निर्धारण, ये तो अगर बात करें तो ये तो सही है। और संयोगात्मक अधिगम, प्रतिस्पर्धा संस्कृति, ये नहीं हो सकता। मानकीकृत ये भी नहीं है। तो संयोगात्मक अधिगम पहला, तो मतलब चौथा प्रश्न सही है। 25वां प्रश्न, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट समाधान साक्रियों को पदों के रूप में परिभाषित किया? पदों को एल्फ्रेड बिनेट, चार्ल्स स्पियरमैन, थियोडोर साइमन या हार्वर्ड गार्डन। निम्न किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट सामान्य संसाधन प्रक्रियाओं के पदों में रूप में परिभाषित किया? तो कौन सा? हार्वर्ड गार्डन, चौथा। क्योंकि हार्वर्ड गार्डन ने आईक्यू परीक्षाओं में वास्तविक जीवन में सीमित प्रासंगिकता के रूप में खारिज कर दिया गया मानव कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में लागू होने वाले 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है। अगर बुद्धि बात कर लेते हैं तो बहुबुद्धि के सिद्धांत की पहली बार हार्वर्ड गार्डन ने 1983 में पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में प्रस्तावित किया था, जहां उन्होंने बुद्धि की परिभाषा को विस्तृत किया है एवं कई अलग अलग प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं को रूपरेखा तैयार की है। और हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का भी प्रस्ताव दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने, कि लोग उस सारी बुद्धि को साथ पैदा नहीं होते जो उनके पास कभी कभी होती है। सिद्धांत ने पारस्परिक धारणा को चुनौती दी है कि एक ही प्रकार की बुद्धि, जिसे कभी कभी सामान्य बुद्धि के लिए जी के रूप में भी जाना जाता है, जो केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर केंद्रित होती है। 26वें प्रश्न बात कर लेते हैं। ऑप्शन वाले हैं आपके। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि प्राप्त ज्ञान को कमोबेश जो का तो पुनरुत्पादित करे। कथन और कारण कह रहा है जानकारी का पुनरुत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। सही विकल्प चुनिए इसमें। तो अगर सही विकल्प तो ए आर और दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, तो पहला ही सही है इसमें। क्यों? सीखना निरंतरता के साथ परिवर्तनीय प्रक्रिया है, इसलिए कथन ए सत्य है और कारण भी, किंतु परस्पर व्याख्या नहीं है। अगर हम 27वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, प्रश्न है, एक कक्षा में अध्यापिका विभिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? तो हम बात कर लेते हैं। पहला है इसमें अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वग्रहों पर विमर्श करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। दूसरा है कक्षा में बच्चों की आकांक्षाओं की विविधता शामिल करके। तीसरा आपको उन संस्थागत प्रतिमानों पर बल देकर जो सामान्यता पर विशेष बल देते हैं। चौथा ऑप्शन है स्वयं को मनन पाठ्यक्रम के अनुसार बनाने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करके। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको भी समझ में आ जाए ताकि। तो हम 27वें प्रश्न की बात कर रहे हैं इसमें। तो हम करते हैं अपनी उन अवधारणाओं को पूर्वग्रह पर विमर्श करके जो बच्चों को शैक्षिक अनुभव को सीमित करके। हमारा पहला सही है इसका, और इसका हमारा दूसरा तीसरा सही है, तो हमारा ये पहला सही है। क्योंकि उन संस्थागत
प्रतिमानव बल देकर जो समानता पर विशेष बल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 28वां। रामनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा के इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? क्या करना चाहिए? त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शीय संसाधनों का प्रावधान करके या विधि प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण कर देकर? नहीं। छोटी व मुद्रित कार्यशैली प्रदान करके? ये भी नहीं। और मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करा के? ये भी नहीं। तो त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शीय संसाधनों का प्रावधान करके, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ये रहे फ्रेंड्स आपके 28 प्रश्न CDP के शिक्षा शास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। आप लोग 10 बजे लाइव रहना, थोड़ा सा मैथ की पेडागोजी पर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे मैथ के। 15 प्रश्नों की MQs रहेगी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके मैथ के, पेडागोजी के। और आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आने वाला जो वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे।